CoinDCX and CNBC Awaaz present Crypto Nivesh Digital Dhan. नमस्कार, क्रिप्टो निवेश डिजिटल धन के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नई दिल्ली से। और हमारे आज के मेहमान हैं बहुत ही जाने माने टेक्नोलॉजिकल और क्रिप्टो करेंसी के इवेंजलिस्ट श्री अजीत खुराना साहब। अजीत जी, स्वागत है आपका क्रिप्टो निवेश डिजिटल धन में। आप बहुत ही जाने माने इवेंजलिस्ट हैं क्रिप्टो करेंसी के। आपने काफी समय, लगभग पिछले एक दशक में बहुत काम किया क्रिप्टो करेंसीज में, चाहे वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तरफ हो या इन्वेस्टमेंट और रिसर्च की तरफ हो, और आप बहुत ही लंबे समय से इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। खुराना साहब ने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से इंजीनियरिंग में करी और उसके बाद अमेरिका पहुंचे, जहां पर आपने एमबीए किया। काफी समय, पिछले 28 साल में आप एंटरप्रेन्योर रहे और लगभग 4 से 5 साल आपने नौकरी भी करी। उस नौकरी में शुमार था आईआईटी मुंबई, जहां पर स्टार्टअप सेल के आप हेड थे। खुराना साहब, स्वागत है आपका क्रिप्टो निवेश में। आइए आपसे चर्चा करते हैं इस बाजार के बारे में। पिछले 2-3 साल से भारत में आप देख रहे हैं कि क्रिप्टो का चलन बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये सेक्टर अभी भी अनरेगुलेटेड है। एक या दो ऐसे रिस्क बताइए जो आप देखते हैं उभरते हुए और जो हमारे निवेशकों को, दर्शकों को बिल्कुल पता होना चाहिए इस बाजार में कदम रखने से पहले। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि प्राइस रिस्क, यानी कि जो कीमत होती है, मार्केट कीमत होती है, बाजार दाम होता है, उसका जो उतार चढ़ाव है, ये इवन शेयर मार्केट की तुलना में क्रिप्टो मार्केट में बहुत तेजी से चीजें बढ़ती हैं और तेजी से गिरती हैं। पिछले 2 महीने में ही कीमत आधी हो गई है और उससे 2 महीने पहले जाए तो कीमत दोगुनी हो चुकी थी। तो ये सबसे पहला रिस्क होता है। और इस कारण से ऐसा सोच लेना कि भाई जब मैं बिटकॉइन में या किसी अन्य क्रिप्टो करेंसी में निवेश करूंगा तो वो बस कीमत बढ़ती ही जाएगी, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरा रिस्क ये है कि अन्य इन्वेस्टमेंट्स के विपरीत जब आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर किस तरह करना है। जैसे आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है, आप उसके बारे में सोचते भी नहीं है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि भाई मैं अच्छे तरह का डीमैट अकाउंट लूं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में जो एसेट की स्टोरेज होती है, क्रिप्टो करेंसी की स्टोरेज होती है, उसके प्रति भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वहां पर भी रिस्क होता है। ये मेरे ख्याल से सबसे 2 बड़े रिस्क है जी। अच्छा खुराना साहब, एक बार बताइए, हमारे जो दर्शक और निवेशक हैं उनके पास सीमित पूंजी होती है। मैं अक्सर बिटकॉइन का रेट देखता हूं, वॉलेटिलिटी के अलावा इसका प्राइस इतना ज्यादा है कि कभी कभी जीरो गिनने में बहुत ही परेशानी होती है। लेकिन जिसके पास कम पूंजी हो, मान लीजिए 10,000, 15,000 रुपए या 20-25 हजार रुपए, तो क्या वो बिटकॉइन में निवेश कर सकता है? बहुत कम लोग होंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में जो एक बिटकॉइन खरीद पाए। देखिए, अभी बिटकॉइन की कीमत लगभग 25 लाख रुपए है एक बिटकॉइन की, और अगर हम बिल्कुल मैक्सिमम स्तर पर देखें तो लगभग 50 लाख के आसपास भी पहुंची थी। तो कई लोग ये सोचते हैं कि 50 लाख तो मेरे पास है नहीं, 25 लाख तो मेरे पास है नहीं। ये तो उसी तरह की बात हो गई कि मैं आपको सोने के 1 किलो सोने की कीमत बताऊं और वो समझो वो 60 लाख, और आप बोलो 60 लाख तो मेरे पास है नहीं। बट ठीक उसी तरह जिस तरह आप 1 ग्राम सोना भी ले सकते हैं और 1 ग्राम का भाग भी ले सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में भी हम जो 1 बिटकॉइन होता है उसके 10 करोड़ भाग किए जाते हैं। हर एक भाग को सतोशी या शॉर्ट में सैट कहा जाता है। तो सैट जो होता है वो तो महज कुछ पैसों का बन जाता है। और इंडिया के क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को देखें तो ज्यादातर मेरा अनुमान ये रहा है कि वो कहते हैं कि कम से कम एक समय में आप 10 या 20 या 25 रुपए के बिटकॉइन खरीदिए। तो यदि किसी व्यक्ति को महज 10,000 तो दूर की बात है, बट 500 या 1,000 रुपए भी निवेश करके ट्राई करना हो तो उतने में भी वो निवेश कर सकते हैं। तो यूं समझिए खुराना साहब, भारत में 1100 रुपए का बहुत चलन है, तो 1100 रुपए भी अगर आपके पास हो तो आप बिटकॉइन में निवेश कर सकते हैं। अजीत जी ने एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई है कि ये बहुत ही रिस्की और वॉलेटाइल एसेट्स हैं, तो आपको यहाँ पर कम से कम प्राइस वॉलेटिलिटी पर खासी नजर रखनी पड़ेगी। अच्छा खुराना साहब, जरा चर्चा करते हैं कई कई तरीके की क्रिप्टो करेंसीज पर। अक्सर जुबान पर नाम आता है बिटकॉइन और इथीरियम। जो लोग जाने माने हैं इस बाजार में, वो कभी डॉज कॉइन पर बात करते हैं, कभी लाइट कॉइन पर बात करते हैं। ये बताइए, आपके हिसाब से 5 ऐसे कौन सी क्रिप्टो करेंसीज हैं जहां पर शुरुआती सत्र में जो निवेशक इस बाजार में घुस रहा है उसको अपनी सोच और इन्वेस्टमेंट सीमित रखना चाहिए?
ठीक उसी तरह जिस तरह के मैं शेयर मार्केट का यदि विशेषज्ञ होता और आप कहते 5 स्टॉक के नाम बताइए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर बिटकॉइन और इथीरियम के अलावा मैं 5 नाम ना देते हुए 3 नाम दूंगा। एक हो गया बिटकॉइन, एक हो गया इथीरियम और तीसरा हो गया पॉलीगॉन, जिसका नाम पहले मैटिक था। और मैं खास करके आपको ये नाम इसलिए दे रहा हूं, ये मेरी नसीहत नहीं है, ये जो मेरे पोर्टफोलियो के सबसे 3 बड़े हिस्से हैं, यानी कि इन तीनों को यदि आप मेरे क्रिप्टो पोर्टफोलियो में देखो तो लगभग 90-95% इन तीनों क्रिप्टो करेंसीज में मैंने निवेश किया है। इसलिए मेरी सर्च स्टडी भी इन तीनों के बारे में सबसे ज्यादा है। मेरा ताल्लुक शेयर बाजार से है। मैं स्टॉक मार्केट्स में बहुत चीजें देखता हूं जिससे मदद मिलती है निवेश में। वो है बैलेंस शीट्स, वो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स, वो है तिमाही नतीजे और खासकर परफॉर्मेंस सीजनैलिटी की। अब ये बताइए, क्रिप्टो करेंसीज में जब आप रिसर्च करने निकलते हैं तो कौन सी 4 या 5 ऐसी चीजें हैं जो आपको डेटा के रूप में मिलती हैं, जिसको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग और इन्वेस्टमेंट का? बिल्कुल, आपने बढ़िया सवाल पूछा। तो ठीक उसी तरह जिस तरह स्टॉक मार्केट में यदि आप बैंक शेयर को इवैल्यूएट कर रहे हैं वर्सेस रियल एस्टेट के शेयर को इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो आपके जो मेन इंडिकेटर होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे कि शायद रियल एस्टेट कंपनी में आप उनकी जो नेट एसेट वैल्यू है या लैंड बैंक्स की कीमत कितनी है उस पर ध्यान देंगे, जबकि आप अगर बैंक को देखेंगे तो उसके डिपॉजिटर या डिपॉजिट बेस को देखेंगे। ठीक उसी तरह यदि कोई क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के जैसी है, यानी कि वो डिजिटल पैसा है, यानी कि वो पेमेंट सिस्टम है, तो उसमें सबसे जो बड़ा आई थिंक फैक्टर होगा वो ये होगा कि किसी भी पीरियड में, हफ्ते में, महीने में, तिमाही में या साल में, इसके अंदर कितनी वैल्यू ट्रांसमिट हुई है। तो यदि हम लोग किसी पेमेंट डिजिटल वॉलेट को अगर हम इवैल्यूएट करें स्टॉक मार्केट में, या कोई वीजा, पेपाल या ऐसी मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन जैसी कंपनीज को इवैल्यूएट करें, तो वहां पे भी आप ठीक इसी तरह देखेंगे कि उन्होंने कितनी वैल्यू ट्रांसमिट की है। तो बिटकॉइन जैसे पेमेंट सिस्टम को आप फंडामेंटली इवैल्यूएट करेंगे वो कितनी वैल्यू ट्रांसमिट करते हैं। मगर ठीक उसी तरह जिस तरह शेयर्स भी अलग अलग कंपनी के होते हैं, अगर आप किसी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्रिप्टो करेंसी जैसे कि इथीरियम, हालांकि इथीरियम बहुत फ्लेक्सिबल है, बट उसका जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन निकल के आ रहा है वो है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि कितने पैसे इसमें लॉक किए गए हैं। जैसे कि बैंक में आप अकाउंट में पैसे लॉक करते हो, तो जनवरी 2020 में लगभग $1 बिलियन, मतलब अराउंड 7500 करोड़, 7,500 करोड़ रुपए लॉक थे, जबकि इस समय 16 महीने बाद वो लगभग बढ़ के बन गए हैं 100 बिलियन, यानी 100 गुना बढ़ा है। तो हर एक क्रिप्टो करेंसी का जो फंक्शन है, उस फंक्शन के मुताबिक जो उसका फंडामेंटल वैल्यू है वो क्या है, आई थिंक दैट वो शुरुआती इंडिकेटर होता है। खुराना साहब, ये जो आपने इथेरियम की बात बताई कि $1 बिलियन अब बढ़कर $100 बिलियन हो गया, तो क्या मैं ये मान के चलूं इसके फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए और इसमें निवेश बहुत बढ़ा? क्या ये इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है? तो मैं जो नंबर कह रहा था वो मार्केट कैपिटलाइजेशन का नहीं था, बल्कि जो लोगों ने उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, ज्यादा टेक्निकल टर्म्स ना यूज करूं उसकी कोशिश कर रहा हूं, बट उस एप्लीकेशन में जितने पैसे स्टोर किए हैं, जैसे कि समझो आपके पास पेटीएम वॉलेट है, तो उसमें आप जो वॉलेट में पैसे स्टोर करते हैं वो पेटीएम के नहीं होते, वो आपके होते हैं। मगर आप इसको टोटल अगर गिने तो आप कह सकते हैं कि यदि ज्यादा पैसे उसमें स्टोर्ड है तो पेटीएम के लिए अच्छी बात है। ठीक उसी तरह इथेरियम में, और ये बात लेकिन आपने बिल्कुल सही कही कि पिछले 2-3 सालों में हर साल जो टोटल नंबर ऑफ लोग निवेशक क्रिप्टो में आ रहे हैं दुनिया भर में, वो हर साल डबल से ज्यादा हो रहे हैं। और इंडिया में तो खास करके, क्योंकि कुछ समय बैंकिंग बैन रहा था मिड 2018 से लेके जनवरी 2020 तक, तो इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि 2000 इस साल अप्रैल में पहले 10 दिनों में उतने ज्यादा इंडिया में अकाउंट खुले हैं क्रिप्टो करेंसी के जितने के पिछले पूरे 12 महीने में खुले थे, वो उतने 10 दिनों में खुल गए हैं। क्या बात है। तो आप यूं समझिए कि हमारे जो दर्शक हैं और जो निवेशक हैं बाकी सारे एसेट्स में, अब वो क्रिप्टो में भी डाइवर्सिफाई करते हुए दिखते हैं आपको। खुराना साहब, हम ये बताइए, अगले 4 या 5 साल में ऐसी कौन कौन सी तकनीकी उपलब्धियां होंगी कि हम इस बाजार में प्रोडक्ट्स को बढ़ते हुए देखेंगे, और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको और डेप्थ आती हुई दिखेगी? दूरबीन लगाइए और बताइए 3 से 5 साल में क्या होने वाला है क्रिप्टो के बाजार में, खासकर भारतवर्ष में।
बहुत बहुत बढ़िया। क्योंकि इस समय यदि आप उन लोगों से बात कहेंगे जो क्रिप्टो से इंप्रेस नहीं है, वो आपको अक्सर कहेंगे कि भाई क्रिप्टो बातें तो बड़ी बड़ी करता है लेकिन कुछ काम नहीं करता। बिल्कुल। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन अगले 3-4 सालों में ये जरूर बदल जाएगा। जैसे समझो आप कोई टैक्सी हेलिंग कंपनी जैसे उबर या ओला का केस ले लीजिए, या आप कोई ई कॉमर्स कंपनी ले लीजिए जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह। इसमें या कोई बैंक ले लीजिए जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक वगैरह। तो आज ये कंपनीज इतनी बड़ी हो गई हैं कि हम ये कोशिश कर सकते हैं कि इस पूरा जो बैंकिंग का फंक्शन है, ई कॉमर्स का फंक्शन है, टैक्सी हेलिंग का फंक्शन है, इसमें से जो कंपनीज हैं उनको हटा के बस एक महज कंप्यूटर प्रोग्राम डाल दिया जाए। यानी कि ये डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएंगी, ना कि सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जहां गिने चुने शेयर होल्डर इनको ओन करते हैं। ये जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होगी, यानी कि इनका कोई ओनर नहीं होता, उनमें ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ही कारोबार होगा, क्योंकि उसके बिना हमें ये सेंट्रल जो अथॉरिटी होती है उसकी जरूरत होती है। तो दूरबीन लगा के मैं ये कहूंगा कि जो हमारे कारोबार हैं, जो हमारे बिजनेसेस हैं, वो सारे के सारे बदल जाने वाले हैं। जिनका सेंट्रल कंट्रोल होता है कि बोर्ड एंड कोई फ्यू शेयर होल्डर्स कंट्रोल करते हैं, ये सब बदल जाने वाला है और हर चीज डेमोक्रेटाइज हो जाने वाली है, ठीक उसी तरह से जिस तरह इंटरनेट, सोशल मीडिया डेमोक्रेटाइज हुआ है। क्या बात है खुराना साहब, आप तो डरा रहे हैं लोगों को। ऐसा मत करिए। शेयर बाजार में अगर डायरेक्टर्स और बोर्ड्स नहीं होंगे तो बताइए कंपनी कैसे चलेगी। इस बात को थोड़ा अलग कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बताइए, एक और इल्जाम क्रिप्टो पर ये लगाया जाता है कि भाई ठीक है, दाम आपके बढ़ गए, 5,000 का आपने बिटकॉइन खरीदा डॉलर का, और वो बढ़कर 60 हो गया, अब 30 भी है तो भी 6 गुना ऊपर है। लेकिन मैं इसका करूंगा क्या, क्योंकि क्रिप्टो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज अभी भी भारतवर्ष तो छोड़िए, पूरी दुनिया में कायम नहीं है। तो मेरा पैसा तो बढ़ रहा है, लेकिन मैं इससे ना घर खरीद सकता हूं, ना गाड़ी खरीद सकता हूं, एक कप कॉफी भी नहीं खरीद सकता। ये बताइए, क्रिप्टो का इस्तेमाल कब शुरू होगा भारतवर्ष में, और किस किस काम के लिए ये इस्तेमाल होता हुआ आपको दिखेगा? देखिए, जो करेंसी या पैसे का इस्तेमाल होता है, एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मैं कोई कॉफी शॉप में जाऊं, वहां पर क्रिप्टो करेंसी दूं और कॉफी पी लूं। लेकिन पैसे का सिर्फ ये एक यूज नहीं होता। यानी कि जैसे आप समझो, आप किसी को पैसे उधार दें, ये भी एक पैसे का यूज होता है। या आप पैसे के अराउंड सर्विसेज जैसे पूल्ड एंटिटीज या फंड्स बनाएं, ये भी एक पैसे का यूज होता है। तो हालांकि जो आपने बात कही कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज में ये हो रहा है लेकिन बहुत ही कम हो रहा है, ये सही है। लेकिन जो बाकी फंक्शंस ऑफ मनी है वो इस समय हो रहे हैं, और जो पैसे की तरह यूज यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज नहीं हो रहा, वो इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि आज यदि मेरे पास थोड़े से बिटकॉइन है, उसका कोई भाग है जिसमें सोचता हूं मैं कि शायद मुझे आज एक कॉफी मिल जाए, तो मुझे लगता है कि चलो मैं नहीं यूज करता, ये 2 महीने बाद इसमें 4 कॉफी आ जाएगी। तो जो ग्राहक है वो खुद नहीं यूज करना चाहता, क्योंकि वो सोचता है कि इसकी तो कीमत इतनी बढ़ती जा रही है। जब इसका यूज, प्रचलन, अडॉप्शन बहुत बढ़ जाएगा और इसके अंदर प्राइस की आज के मुताबिक कुछ स्टेबिलिटी आएगी। हालांकि स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी, जैसे शेयर मार्केट में शेयर्स के प्राइस की कभी स्टेबिलिटी नहीं आती, लेकिन आज के कंपैरिजन में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो शायद ग्राहक क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट मीडियम के तौर पे भी उपयोग करना चाहे। ऐसा करते हैं खुराना साहब, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे उस लड़ाई के बारे में जो आरबीआई और क्रिप्टो एक्सचेंजेस और सरकार के बीच में छिड़ी हुई है। इस तरीके से एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आए ताकि खुराना साहब जैसे टेक्नोलॉजी इवेंजलिस्ट और आप और हम जैसे क्रिप्टो निवेशक एक रेगुलेटेड मार्केट में निवेश कर पाए, चैन की नींद सो पाए, और बढ़िया तरीके से इस एक नए एसेट क्लास का लुत्फ उठाएं। जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत ही बढ़िया चर्चा चल रही है खुराना साहब के साथ। थोड़ी देर में हाजिर होंगे। CoinDCX and CNBC Awaaz present Crypto Nivesh Digital Dham. CoinDCX and CNBC Awaaz present Crypto Nivesh Digital Dham. नमस्कार, क्रिप्टो निवेश डिजिटल धन में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजीत खुराना साहब, और बहुत ही बढ़िया चर्चा हो रही है कि किस तरीके से आप क्रिप्टो में निवेश कर सकते हैं और चैन की नींद भी
सोच सकते हैं। खुराना साहब, ब्रेक में जाने से पहले चर्चा हो रही थी कि फिलहाल भारतवर्ष में ये जो क्रिप्टो का मार्केट है ये जरा अनरेगुलेटेड है, क्योंकि सरकार की तरफ से और आरबीआई की तरफ से कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है इस एसेट क्लास को मैनेज करने के लिए। अब मान लीजिए कोई बेचारा निवेश करता है अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा, और कुछ अनहोनी या हादसा हो जाता है, उस समय क्या होगा? देखिए, सबसे पहला आपने ठीक कहा कि सेबी हो चाहे आरबीआई हो या इस तरह के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेटरी बॉडीज है, उन्होंने कोई क्रिप्टो पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं बनाया। बिल्कुल ठीक है, मगर यदि आप किसी सोनार के पास जाते हैं, सोने की ज्वेलरी खरीदते हैं, सोचते हैं कि मैंने 22 कैरेट की खरीदी है बट वो निकलती है 18 कैरेट की, तो आप ये मानेंगे कि आरबीआई, सेबी या ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन का इसके प्रति भी कोई गाइडलाइन नहीं है। मैं इशारा इस तरफ कर रहा हूं कि जो हमारे देश का कानून है, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वो हर चीज पे लागू होता है। समझो कल कोई आपके साथ फ्रॉड करे, चाहे वो क्रिप्टो में करे, सोने में करे या केरोसिन में करे, उसके प्रति आप किसी प्रकार की केस कर सकते हैं, क्रिमिनल कंप्लेंट कर सकते हैं, पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो में जंगल राज चल रहा है। तो सारे जो इंडिया के कानून है वो उस पर लागू है। मगर हाँ, ये बात सही है, क्योंकि वो एक प्रकार से एक सिक्योरिटी का रूप धारण करता है, एक एसेट का रूप धारण करता है, एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का रूप धारण करता है। तो विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी हमारी उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ऐसा कोई कानून आएगा, कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क आएगा, कोई रेगुलेशन आएगा, जिससे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज्यादा बढ़ सके। जी, ये बात तो पक्की है कि जल्द नहीं तो देर में आपको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिप्टो को मैनेज करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में आता हुआ दिखेगा। अब जरा और कठिन प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। अजीत जी, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ये बताइए, आपने थोड़े समय पहले चर्चा करी कि आपके पोर्टफोलियो में लगभग 90 से 95% पैसा बिटकॉइन, इथेरियम और पॉलीगॉन में निवेशित है। अगर कोई नॉर्मल इन्वेस्टर इस बाजार में कदम लेता है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा क्रिप्टो में होना चाहिए? मान लीजिए उसके पास 2 लाख रुपए की पूंजी है जो अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेशित है, उस 2 लाख में से आप क्या मानते हैं क्रिप्टो कितना हिस्सा होना चाहिए? देखिए, हर एक निवेशक की उम्र के हिसाब से और कमाई के हिसाब से वो पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि रिस्की एसेट यानी शेयर मार्केट वगैरह में मैं कितना डालूं, लेस रिस्की यानी लेट्स से बॉन्ड्स एंड डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड में कितना डालूं, और हाईली सेफ यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिक्स डिपॉजिट में कितना डालूं। तो वो आपका खुद का डिसीजन होगा। मगर यदि आपने डिसाइड कर दिया कि जो रिस्की एसेट क्लास है उसमें मैं समझो अपने पूरे धन का 10% डालना चाहता हूं, तो मेरा कहना यह होगा कि अगर वो रिस्की 10% है तो उसका 10%, यानी आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है उसका 1% आप क्रिप्टो में डाल सकते हैं। यदि आप रिस्की में 50% डाल देते हैं अपने निवेश धन का, तो आप उसका 10% यानी कि टोटल का 5%। मेरे ख्याल से ये ऑर्डिनरी इन्वेस्टर के लिए एक सही नंबर रहेगा। चलिए, ये बात भी समझ में आती है खुराना साहब कि कितना प्रतिशत हमें निवेश करना चाहिए क्रिप्टो में अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का। अब ये बताइए कि ये इतना वॉलेटाइल एसेट क्लास है, 2 महीने $11,000 से आप $60,000 तक पहुंच जाते हैं बिटकॉइन में, और 15 दिन में यही एसेट क्लास आपको $30,000-31,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखता है। कौन सी एक ऐसा रामबाण होगा जो आप इस सेक्टर पर चलाएंगे ताकि निवेशक निवेश भी करे और चैन की नींद भी सोए? बिल्कुल, रामबाण तो यही है जो शेयर मार्केट में भी है, क्योंकि शेयर मार्केट में भी ऐसे कहीं स्मॉल कैप या कई सेक्टर्स होते हैं जाके कीमत काफी ऊपर नीचे जाती है, क्रिप्टो करेंसी जितनी नहीं। वहां पर जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, यानी कि समझो आपको टोटली 11,000 रुपए निवेश करने हैं और आप कहते हैं चलो इसको 1,000 रुपए की कीमत से हर 1 महीने के बाद मैं निवेश कर दूंगा या कर दूंगी, उसी तरह आप बिटकॉइन में भी कर सकते हैं। आप अलग अलग कीमत के स्तर पे सेम अमाउंट ऑफ पैसा डालें, तो ऐसा होगा कि जब कीमत कम होगी तो आपको ज्यादा यूनिट मिल जाएंगे, जब कीमत ज्यादा होगी तो आपको कम यूनिट मिल जाएंगे। तो ये एक प्रकार की एवरेजिंग स्ट्रेटेजी होगी जिससे कि प्राइस आपके फेवर में आ जाएगा। तो एसआईपी या इसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं, वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीका रहेगा। खुराना साहब, क्या हमारे भारतीय बाजार में जो एक्सचेंजेस हैं, क्या ये इतने विकसित और उन्नत हैं कि क्या ये हमारे बैंक अकाउंट से बात कर कर ये काम ऑटोमेटिकली कर लें? मान लीजिए मेरी तनख्वाह 2 तारीख को आती है, तो मैं क्या अपने बैंक को या अपने क्रिप्टो एक्सचेंज के अकाउंट को इंस्ट्रक्ट कर सकता हूं कि भाई हर महीने मेरे अकाउंट में से 5,000 रुपए डिडक्ट कर लें और ये 2 या 3 क्रिप्टो एसेट्स खरीद लें? क्या ये पॉसिबल है?
देखिए, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जिसे ईसीएस कहते हैं और अन्य कई नाम कहते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की सुविधा होती है कि बैंक को आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई इतने पीरियड के बाद इतने पैसे हर रोज या हर महीने के पहला तारीख को यहां पे डाल दीजिए। तो उससे आपके जो रुपीस थे वो आपके क्रिप्टो अकाउंट में पहुंच गए। अभी क्रिप्टो एक्सचेंजेस अलग अलग सुविधाएं देती हैं। कई क्रिप्टो एक्सचेंजेस तो ऐसा कहती हैं कि आप समझो मुझे 10,000 रुपए दे दो और कहो कि अगले 100 दिन तक रोज 100 रुपए निवेश करो, तो उसे आप प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स में भी ये सुविधा होती है। तो कई क्रिप्टो एक्सचेंजेस आपको वो देते हैं। कई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप जितने पैसे दें उसको आप एक बास्केट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज दे दें, यानी 40% बिटकॉइन में, 20% इथीरियम में, 5% पॉलीगॉन में वगैरह। तो जो आपके पैसे आएंगे वो उस बास्केट ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो ये जो है फंक्शन, ये क्रिप्टो करेंसी का फंक्शन नहीं है। ये एक्सचेंज, कौन सी एक्सचेंज, कौन सी ब्रोकरेज आपको क्या सुविधा दे रही है उस पर डिपेंड करते हैं, और काफी ऐसी सुविधाएं मौजूद है मार्केट। चलिए, तो ये तो निवेश बहुत हमारा आसान होता जाता है। खुराना साहब, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे वही है जो पहले था। आपने दो रिस्क्स हाईलाइट किए, एक वॉलेटिलिटी, जो बखूबी आपने समझाया कि भाई हर महीने आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कीजिए और क्रिप्टो की बास्केट में आप निवेश कर सकते हैं जब तक कि आपका ओवरऑल क्रिप्टो एक्सपोजर अपने ओवरऑल रिस्क की पोर्टफोलियो का 10% से कम हो। अब ये बताइए कि मैं इस क्रिप्टो को संभाल के कैसे रखूं, कौन सा वॉलेट खरीदूं, कौन सी ताला चाबी लगाऊं और कौन से इसको चेन से बांध के रखूं? ठीक उसी तरह जिस तरह के चाहे आपके पास रुपए हो या सोना हो, आप दो तरह से उनको संभाल सकते हैं। या तो आप किसी और को दे सकते हैं, जैसे रुपए आप बैंक को दे सकते हैं और कह सकते हैं आप संभालो, मेरे पास बस 5,000 रुपए कैश में रह जाएंगे, वो मैं संभालूंगा। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी या तो आप किसी को दे सकते हैं कि आप मेरे लिए संभालो। उसका एडवांटेज ये होता है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता। तो एक्सचेंजेस या कोई वॉलेट प्रोवाइडर्स हैं, कस्टोडियंस हैं, उनको आप दे सकते हैं कि आप संभालिए। एडवांटेज, वो सारा काम करेंगे, शायद एक फीस ले लें, बड़ा काफी ऐसे जो फीस नहीं भी लेते। डिसएडवांटेज कि आपको हमेशा डर बना रहेगा कि वहां पे तो कोई हैक होने का डर नहीं है, जैसे हम सुनते हैं कि डेबिट कार्ड हैक हो गया या एटीएम कार्ड हैक हो गया। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने कंप्यूटर पे अपना वॉलेट लेके अपने पास संभाल के रखें। ठीक उसी तरह जैसे आप 10 ग्राम सोना अपने लॉकर में रखेंगे या 50,000 रुपए अपने पास रखेंगे। इसका एडवांटेज ये होता है कि आप पूरी तरह जानते हैं कि मेरे पास है, लेकिन आपको ये कैसे संभाल के रखना है वो टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा, जो कि इस समय समझाने के लिए थोड़ी लंबी बात हो जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा स्टडी करेंगे, ऑनलाइन कोर्सेज करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा खुद सेल्फ कस्टडी आप कैसे कर सकते हैं। चलिए खुराना साहब, आपने अपना कीमती समय निकाला और इतना बढ़िया अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इस बाजार के बारे में, जहां पर आप पिछले 10-12 साल से जुड़े हुए हैं। बढ़िया राय दी कि किस तरीके से क्रिप्टो में आप निवेश करें, कौन कौन से एसेट्स आप खरीद सकते हैं और आगे आने वाले 5 या 6 साल में किस तरीके का फेरबदल आपको क्रिप्टो के बाजार में आता हुआ दिखेगा। हमारे साथ खुराना साहब जुड़ने का आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। फिलहाल क्रिप्टो निवेश को यही समेटते हैं। आप जुड़िए हमारे साथ हर हफ्ते और एक से एक बढ़िया बात जानिए इस नई एसेट क्लास के लिए, जो फिलहाल आपको भारत में धूम मचाती हुई दिख रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। CoinDCX and CNBC Awaaz present Crypto Nivesh, Digital Dham.